हेलो एवरीवन। हमारा मध्यकालीन भारत स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण ये पहला चैप्टर है और पहला क्वेश्चन है इसका कि पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। तो ये हुआ था 570 ईस्वी में। एक लमसम याद रखना है कि 570 से 632 के बीच में, 5.5 6.5 याद रखिए, 5.5 से 6.5 के आसपास याद रहेगा। तो कभी कभी क्रम से लगाने को आ जाता है तो वो सही हो जाएगा। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? मक्का, सऊदी अरेबिया में। ठीक है, और ये इनका प्रवेश जो मुस्लिम समुदाय है उनका पवित्र स्थल हो गया ये। ठीक, मक्का कहाँ है? सऊदी अरेबिया में। हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था किसने किया था? अरबों ने किया था। ठीक है, तो अलग अलग ग्रंथ हैं, अलग अलग लोग हैं, उन्होंने अपनी अलग अलग बातें कही हैं। किसमें क्या कहा गया है ये देख लेते हैं। ऋग्वेद में भरत बोला गया है। भरत एक कबीले के नाम से जाना जाता था, उस वजह से भारत पड़ा भारत का नाम। ठीक है, फिर एक और दूसरे परंपरा मतलब एक और कहानी के अनुसार दुष्यंत के पुत्र भरत थे, उनके नाम पे भारत पड़ गया। फिर और भी कुछ लोग थे जिनका कहना था कि जो ऋषभ देव थे उनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम भरत था, इस वजह से भारत पड़ा। ईरानी जो थे वो हिंदुस्तान कहकर संबोधित करते थे भारत को। फिर जो यूनानी थे वो इंडिया कहते थे। ठीक है, और हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम अरबों ने प्रयोग किया था। हिंद यानी भारत की जनता। क्वेश्चन 4, भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? 712 में हुआ था। इसमें एक भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक, और इससे भी पूर्व एक लोग ने किया था 711 ईस्वी में। उसका नाम था उबैदुल्ला। ठीक है, उसके नेतृत्व में एक दल भेजा गया था भारत, लेकिन वो पराजित हो गया और मारा गया। इस वजह से वो सफल तो नहीं माना जा सकता, भाई मर गया, ख़त्म हो गई चीज़ें, तो वो सफल की बात तो नहीं कहा जा सकता। सफल ये था। ठीक, इराक़ के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। संघर्ष किया इन्होंने। ठीक है, और विजय प्राप्त कर दी। और उस समय हिंद का शासक कौन था? दाहिर था। इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये सारी बातें हमें कहाँ मिलती हैं? ये हमें चचनामा नामक ग्रंथ में मिलती हैं। ठीक है, हमें चचनामा से पता चला कि ऐसी ऐसी बात हुई थी। क्वेश्चन 5, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय। ठीक है, क्वेश्चन 6 रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। क्वेश्चन 7, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, हमने ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। ठीक, मोहम्मद बिन कासिम कौन था? अरबी था। ठीक है, सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी कि वो 17 साल की आयु में विजय प्राप्त कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? अरोड़ करके एक जगह थी, वो थी। ठीक है, चचनामा सिंध के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है। इस पुस्तक में चच राजवंश के इतिहास तथा अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन 10 है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो ये था अल्पतगीन। ठीक है, गजनी वंश का अन्य नाम यामिनी है। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। इस समय उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही राजवंश का राज्य था, जिसका विस्तार हिंदू कुश पर्वतमाला तक था। क्वेश्चन 11 वो बोल रहा है महमूद गजनी जो था, गजनी या गजनवी जो भी कह लीजिए, उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो ठीक बात है, ये बात तो सही है। और वो ये कि कारण ये है कि वो स्थायी मुस्लिम शासन चाहता था, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो उसको सिर्फ पैसे चाहिए थे, उसको पैसे धन का मतलब लूटना था, यही मेन उसका मकसद था। क्वेश्चन 12, चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, ऐसा चंदेल शासक कौन था? तो विद्याधर था। विद्याधर कौन था? चंदेल शासक था। ठीक है, तो महमूद गजनवी का चंदेलों पर पहला आक्रमण 19 से 20 में हुआ था। ठीक है, टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद ना हो तो भी 1000 ईस्वी याद रहेगा तो चल जाएगा। ठीक है, 1000 ईस्वी के आसपास हुआ था। ठीक है, उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर एवं महमूद के बीच किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ था, किंतु इसका कोई परिणाम न निकला। इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्ध स्थल उपयुक्त न होने के कारण रात्रि में अपनी सेना हटा ली, और उधर महमूद गजनवी ने भी अपनी सेना हटा ली। तो विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों को सफलतापूर्वक उसका प्रतिरोध किया था। ठीक है, मुस्लिम शासकों ने उसे तत्कालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। अब भैया सही बात है।
ठीक है। एक महमूद गजनवी को पीछे हटा दिया आपने, उसकी सेना को पीछे हटा दिया, तो सही बात है, शक्तिशाली होगा ही। विद्याधर ने कुछ हिंदू राजाओं का एक मित्र संघ बनाया जिसका मुख्य उद्देश्य कन्नौज के जो शासक था, राज्यपाल, इसको शासक का नाम है, ठीक है, उसको सजा देना था। क्यों? क्योंकि जब महमूद गजनवी इन क्षेत्रों पे वृंदावन मथुरा वगैरह को लूट रहा था, तो भाई साहब ये जो राज्यपाल थे ये भाग गए, ठीक है। तो बचाने की बजाय इनको वो भाग गए, तो इस वजह से इन लोगों ने इस पे कि भैया कायर व्यक्ति की तो वैसे भी ज़रूरत नहीं है, तो इन्होंने उसे ढूंढा और मार दिया। क्वेश्चन 13, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो ये था उतबी, ठीक है। जो महमूद गजनवी था ये शिक्षित और सुसभ्य था। मुझे नहीं पता ये वर्ड क्यों यूज़ किया गया है, सुसभ्य, ठीक है। एक आक्रमणकारी सुसभ्य हो सकता है, ये तो समझने वाली बात है भाई, आज के टाइम से तो नहीं हो सकता है पहले में कोई बात रही हो। तो वह विद्वानों और कलाकारों का सम्मान करता था। वह अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया उसने, और उसका दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी था। उसने क्या किया था? उसने किताबुल यामिनी और तारीख़ यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। 3 स्टार, बुक्स का नाम है इसलिए, ठीक है। किताब उल यामिनी और तारीख़ ए यामिनी, यामिनी दोनों में है, और कौन है? उतबी है, ठीक। क्वेश्चन 14, शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था? ओ ज्योतिबा फुले पे आ गए सीधे हम लोग, ओके, एक सेकेंड, काफ़ी इधर पहुंच गए। हम मुगल में पहुंच गए हैं, बस 2 मिनट, पहुंच ही रहे हैं। अकबर, शेरशाह, मुगल, बहमनी, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर, ओके, पता नहीं कहाँ पहुँच गए हम, तुगलक वंश। सोच रही हूँ गाना गा ही दूँ, ये कहाँ आ गए हम। ओ भो बाबा, कहाँ पहुँच गए। दक्षिण भारत, प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, ये पोर्शन स्किप कर दीजिएगा, वरना मुझे पूरा वीडियो फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है, हम बात कर रहे थे उतबी की। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था, ठीक है। ओके, देखिए जो शाहनामा था, ये जो भाई साहब थे फिरदौसी थे, ठीक है। शाहनामा का लेखक फिरदौसी था, ठीक, और ये महमूद गजनवी के दरबार में प्रसिद्ध कवि था, ठीक। इसे पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है पूर्व का होमर किसे कहा जाता था। इस प्रकार इसका संभावित उत्तर वगैरह इन्होंने कुछ खोजा। कुल मिला के फरिश्ता ने क्या लिखा है, फरिश्ता ने भाई साहब ने क्या लिखा है, तारीख है फरिश्ता लिखा है, यानी अपने नाम पे कुछ लिख दिया, ठीक। और गुलशन ने इब्राहिमी लिखा है, ठीक है। इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। क्या था? मोहम्मद कासिम हिंदू शाह।
यह कुछ समय तक अहमदनगर के शासक मुर्तज़ा निज़ाम शाह के दरबार में रहा था, बाद में बीजापुर चला गया। इसकी पुस्तक तारीख़-ए-फ़रिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, कई बार बुक्स के बारे में ये पूछ देता है कि उस बुक में है क्या, मतलब उस बुक में किसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये आरओ के पेपर से तो यही समझ में आ रहा है ट्रेंड कि बुक में अंदर क्या है ये पूछ सकता है। तो तारीख़-ए-फ़रिश्ता में क्या है, बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित ये की गई है। ठीक है, शाहनामा का लेखक कौन है, फिरदौसी। क्वेश्चन 16, पुराणों के अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो ये अलबरूनी था। देखिए, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। उसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा यानी प्राचीन ख्वारिज्म देश का रहने वाला था। वह मोहम्मद गजनवी के साथ 11वीं शताब्दी में भारत आया था। अब ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार ऐसे पूछा जाता है कि किस शासक के साथ कौन सा कवि या इतिहासकार आया था, उसको लेके क्वेश्चन बना देता है कि टाइमलाइन कौन कौन सी है। तो 11वीं शताब्दी याद रखें, मोहम्मद गजनवी का भी था और साथ में जो उसके आया बंदा अलबरूनी, उसका भी था। अलबरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक फैली थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित और धर्मशास्त्र वगैरह। इन्हीं रुचियों ने उसे भारत के तत्कालीन धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उसने संस्कृत का अध्ययन किया वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसने क्या किया, इसने ब्रह्मगुप्त, बलभद्र व वराहमिहिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जो इसने पढ़ा वगैरह। ठीक है, और उसने जगह जगह पर भगवद गीता, विष्णु पुराण, वायु पुराण को उद्धृत किया है अपनी बुकों में। और लोग पूछते हैं कि इनका प्रमाण क्या है, इनके होने का प्रमाण क्या है। भाई दूसरे आके लिख रहे हैं। अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना की। ठीक, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना की। सर्वप्रथम एडवर्ड साची ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी में किया। ठीक है, एडवर्ड साची। इसका अनुवाद हिंदी में रजनीकांत शर्मा ने किया है, रजनीकांत शर्मा। क्वेश्चन 17, महमूद गजनवी या गजनी, ठीक है, के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। ठीक है, हमने देख लिया। और फिर अलबरूनी भारत आया 11वीं शताब्दी, 19 क्वेश्चन। गजनी के साथ भारत आने वाला, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन 20, अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है, तो वो ये कि धर्मनिरपेक्ष लेखक था। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष होना बहुत मुश्किल है उनके लिए असल। ठीक है, तो उसका ग्रंथ उस समय जीवंत भारत से प्रभावित था। ठीक है, ये बात सही है। संस्कृत का विद्वान था, बिल्कुल था। त्रिकोणमिति का भी विशेषज्ञ था। ठीक है, ये सबसे सही है। क्वेश्चन 21, निम्न से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था, तो भाई साहब थे भीमदेव। ठीक, इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया, 1026 में। और वहाँ का यहाँ के शासक कौन था, भीमदेव प्रथम। ठीक है, और इसका टाइम कितना है, 1022 से 63 तक। महमूद मंदिर के अतुल संपत्ति लूटकर वापस लौट गया। महमूद के जाने के बाद भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का निर्माण पुनः करवाया। ठीक, तो भाई साहब भीमदेव थे। क्वेश्चन 22, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए, तो गजनवी थे। लाइन फिर से पढ़ लीजिए, मिक्स करके क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। अगर आपको अलबरूनी याद रहा तो ये याद रहेगा कि वो संस्कृत का विज्ञान मतलब उसको विद्वान था, और संस्कृत लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, तो संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के गजनवी ने जारी किए थे। मोहम्मद गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ 2 अलग अलग भाषाओं में मुद्रालेख अंकित थे। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रालेख अरबी भाषा में था तथा दूसरी तरफ अंकित लेख संस्कृत भाषा में था। ठीक, अरबी और संस्कृत। सिक्के के मध्य भाग में संस्कृत भाषा में लिखा था। अब ये जो लिखा था ये आप पढ़ लीजिए। ठीक है, और इस लेख के चारों तरफ अंकित लेख था, ये भी आप पढ़ लीजिए। ग्राम वगैरह याद कर लीजिए, सब कुछ जो नहीं पूछेगा। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता। गोरी। ठीक है, गोरी था वो, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। अब देखिए क्या होता है।
देखिए, इसने पहला जो आक्रमण किया था वो 1175 ईस्वी में किया था, ठीक है, और 1205 तक वह साम्राज्य विस्तार वगैरह करता रहा, और मतलब भारत पर चढ़ाई करता रहा, साम्राज्य विस्तार करता रहा, ठीक। उसने 1175-76 में मुल्तान और उच्छ पर आक्रमण किया। 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया। जगह का नाम देखते रहिए और टाइम देखते रहिए। 1175-76 मुल्तान और उच्छ, और 1178 गुजरात, ठीक है। और 1191 में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराई की लड़ाई की। 1191 में क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान के साथ तराई की लड़ाई, फर्स्ट जो तराई की लड़ाई थी वो किया था। इसमें ये हार गया था, लेकिन इसी बात पे गुस्साए और तराइन का दूसरा युद्ध किए और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई दूसरे युद्ध में, ठीक। उसके साथ ही, इस बात के साथ ही केंद्रीय मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुई जो बाद तक कायम रही, ठीक। ये हो गया। अब क्वेश्चन 24, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी को भीम सेकंड ने पराजित किया था। 1178 में गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज सेकंड या भीम सेकंड ने अपनी योग्यता और साहसी विधवा नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गोरी से मुकाबला किया, उसे परास्त किया, और गोरी की ये पहली हार थी भारत में, ठीक है। तो भीम सेकंड को और किस नाम से जाना जाता है? मूलराज सेकंड के नाम से। 1178 में क्या हुआ था? भीम सेकंड ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, क्योंकि इसने गुजरात पर आक्रमण किया था, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन 25, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये था चंदावर का युद्ध, 1194। टाइम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्रम लगाने को आता है। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गढ़वाल शासक कौन था? जयचंद को पराजित किया था। चंदावर कहाँ है? वर्तमान फिरोजाबाद में, यमुना नदी के तट पर है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार ये पता हो, लोकेशन पता हो तो ये समझ में आ जाता है कि रिजल्ट क्या होगा उसका, ठीक है। तो फिरोजाबाद जिला। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? अब हम नहीं बताएंगे ये क्वेश्चन। वैसे ये देख लीजिए, आरो यारो में पूछा हुआ है, ठीक है। 1194 चंदावर का युद्ध, मोहम्मद गोरी। चंदावर से चांद याद रखिए, चांद से जयचंद याद रखिए, कुछ तो याद रहेगा। क्वेश्चन 28, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। दूसरे में क्यों? पहला क्यों नहीं? क्योंकि पहले में भारतीय जीते थे, ठीक है, और सेकंड में गोरी जीता था। क्वेश्चन 29, अब ये पूछा है क्रम, ठीक। तो भाई साहब सबसे पहले कब आया था? कौन आया था? सबसे पहले आया था गजनवी, फिर आया था गोरी, फिर आया था चंगेज खां, और लास्ट में आए थे तैमूर भाई साहब, ठीक। अब इनका टाइम देख लीजिए। गजनवी इनका 1000 से 1027 मान लीजिए, 17 बार भारत पर आक्रमण किया। गोरी 1175 में किया था और 1200 तक वो विस्तार करता रहा। चंगेज खां ये आया, इसके डर से एक बंदा था ख्वारिज्म शाह, इसकी मृत्यु के बाद, मतलब ये था, ठीक है। इसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र और उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगबरनी जो था वो दिल्ली सल्तनत की ओर भागा। यानी ये बात कर रहा है 1221 की, जब वो चंगेज खां का टाइम चल रहा है, ठीक है। उसके बाद नासिरुद्दीन, जो सुल्तान नासिरुद्दीन था, उसके शासनकाल में मध्य एशिया में मंगोल सेनानायक तैमूर, यानी 1398, लगभग 1400 के आसपास की बात कर रहा है, ठीक है, में भारत पर आक्रमण किया था। आप 1398 तो याद नहीं रहेगा, लेकिन 1400 याद रहेगा। तो तैमूर का टाइमलाइन 1400 कर लीजिए। इसके एक जस्ट पहले आई है चंगेज़ खां, ये 1200 के आसपास कर लीजिए। उसके पहले मोहम्मद गोरी था जो 1175 के आसपास कर लीजिए, और 1000 में गजनवी कर लीजिए, ठीक है। उल्टा कर दिया मैंने सीरीज़। क्वेश्चन 30, किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? किसके सिक्कों पर? तो ये थे भाई साहब गोरी थे, गोरी, ठीक है। देवी को गोरी कर दूँ, गोरी देवी, ठीक है। गोरी हमारे यहाँ देवियाँ कैसे होती हैं? गोरी होती हैं, तो गोरी और देवी, ठीक। दूसरी तरफ कलमा यानी अरबी में खुदा हुआ था। क्वेश्चन 31,
भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो ये था ऐबक। अक्ता और ऐबक मिलता जुलता है, याद रहेगा, ठीक है। तो गोरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अक्ता प्रथा स्थापित हो गई थी। 1192 से 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तर भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला और इस अवधि में ऐबक ने उत्तर भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार किया। क्वेश्चन 32, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? खिलजी, ठीक है। मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास था। अच्छा, इसने 1100, पता है टाइम की बात होती है, साधारण ही रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टाइम उसको सही मिल गया होगा। यहाँ पे भारत में उस समय कोई मेन पावर नहीं थी ना, इसलिए। तो इसने 1193 से 1202 के मध्य बिहार की विजय की और वहाँ नालंदा और विक्रमशिला विहार को तहस नहस कर दिया और वहाँ की राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लिया। उसने 1198 से 1203 के मध्य में बंगाल पर आक्रमण किया। पहले कहाँ गया? बिहार गया, फिर कहाँ गया? बंगाल गया, ठीक है। उस समय वहाँ शासक कौन था? लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग गया। अब बताओ, इसका टाइम अच्छा था या मतलब कह सकते हैं ना कि इसका टाइम ही अच्छा चल रहा था खिलजी का। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन भागकर पूर्वी बंगाल में शरण ले ली उसने और वो वहीं पे कुछ टाइम तक शासन वगैरह करता रहा। बख्तियारुद्दीन ने भी संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया, ठीक है। इख्तियारुद्दीन ने लखनौती को अपनी मतलब इसने जो भी था, इसने लखनौती को अपनी राजधानी बना लिया। क्वेश्चन 33, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी था। नालंदा विहार को ध्वंस किसने किया? हमने देख लिया। 35वां क्वेश्चन, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए? तो बिल्कुल ठीक बात है। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, यही तो मेन वजह है। भारत पर तुर्कों के आक्रमण सफल हुआ, उसने जिसके फलस्वरूप भारत में इस्लामी राज्य स्थापित हुआ। भारत भूमि के अंदर तक प्रवेश पाने का प्रथम श्रेय, ठीक है, गजनवी वंश के सुल्तान महमूद को प्राप्त हुआ, जबकि भारत में राज्य स्थापित करने का श्रेय किसको हुआ? शंशबनी वंश के मोहम्मद गोरी को, ठीक है। देखिए, प्रवेश बहुत माइन्यूट सी चीज़ें हैं। प्रवेश की बात की जाएगी तो सुल्तान महमूद, ठीक, गजनवी वंश के टाइम में, और जब स्थापना की बात की जाएगी तो शंशबनी वंश का मोहम्मद गोरी था। अतः स्पष्ट है कि कथन एक सत्य है। भारत में राजनीतिक एकता का अभाव तथा उत्तरी भारत में एक शक्तिशाली और विस्तृत साम्राज्य का ना होना तुर्कों के विरुद्ध असफलता का कारण था, ठीक। और डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार राजनीतिक एकता का अभाव, सामाजिक विभेद, ब्राह्मणवाद का उत्थान, नैतिक पतन, भारतीयों की तुलना में तुर्कों की रणनीति, सैनिक संगठन, साधन आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ होना तुर्की सफलता का कारण है, ठीक है। ये मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, आराम से बन सकता है, ठीक है। क्या वजह थी कि तुर्की साम्राज्य या अरब जो थे वो आए, आराम से भारत पे अपने कब्जा कर लिया, कोई कुछ कह नहीं रहा, वगैरह वगैरह। पूरी कहानी बता सकते हैं आप, रीज़न बता सकते हैं, बाकायदा ये कि किसने किसके अनुसार किसने क्या कहा उसके अनुसार। क्वेश्चन 36, रेशमी बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्न से किस शिलालेख से मिलती है? तो ये है दसपुर शिलालेख है। अब ये दसपुर किसका शिलालेख है? तो कुमारगुप्त का है। दसपुर या मंदसौर शिलालेख, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, 3 स्टार दे दीजिए इसको। शिलालेख तो हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहे हैं, ठीक है। तो कुमारगुप्त के शासनकाल का है। इस लेख में कुमारगुप्त का राज्यपाल बंधु वर्मा का उल्लेख मिलता है। इसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का भी उल्लेख मिलता है। यहाँ से प्राप्त लेख में पट्टवाय श्रेणी यानी रेशमी सूती बनाने वालों की समिति हुआ करती थी। अब ये कुछ नहीं तो यही पूछ देगा पट्टवाय श्रेणी क्या थी, ठीक है। मुगल कह रही हूँ, सॉरी, ये इस टाइम के काल, मतलब इस टाइम में गुप्त काल, जो कुमारगुप्त थे उनके टाइम में ये पट्टवाय श्रेणी क्या थी, तथा इंदौर लेख में तौलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है, ठीक है। इस प्रकार हमारा ये एक चैप्टर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।